नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एक्साइज कांस्टेबल के लिए आज कैप्सूल नंबर 6 वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। और आज हम लोग कैप्सूल 6 में क्या देखने वाले हैं, तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो आज हम लोग पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य का रिवीजन वन शॉट माध्यम से करने वाले हैं। और वन शॉट या फिर कैप्सूल कहने का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि हम फास्ट वे में बहुत अधिक डिटेल भी नहीं करेंगे और बहुत कम भी चीजों को कवर नहीं करेंगे। जो एग्जाम की नीड होगी उसको हम लोग देखते हुए समाप्त करेंगे। और पूरा अगर देखिए मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो इसको मैंने 3 क्लास में समाप्त किया है एप्लीकेशन में। और आपके सामने YouTube पे कैप्सूल के माध्यम से मैं एक क्लास में 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर में इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो पूरे तरीके से एकदम सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से जुड़ सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 खोटा पेपर 3 पूरा कंप्लीट करवाया गया है। और केवल पेपर 3 भी चाहते हैं करना तो भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो बिना देर के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। और देखिए क्लासेस तो भाई मिलेगी, वीडियो लेक्चर मैंने इसको 3 क्लास में समझा करके एकदम डिटेल में जाके समाप्त किया है। और ये पूरा का पूरा नोट्स भी अपलोडेड है। तो आप आज हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य ये क्या है भाई, कैसे है, तो इसको एक बार हम लोग मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो एक्चुअली जो आप मराठा साम्राज्य जो पढ़ने वाले हैं, मेन जो हेडिंग है उस मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको जिसके अंदर पढ़ना होता है वो चैप्टर का नाम है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। मतलब ब्रिटिश कहने का मतलब क्या भाई, अंग्रेज, है ना। और अंग्रेजों यानी कि अंग्रेज की क्या थी, पहले अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी भेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो क्या कर रही थी, भारत के साथ ट्रेड कर रही थी, है ना। लेकिन ट्रेड करने के साथ साथ फिर ये क्या करने लगेगी भाई, प्रशासन का भी कार्यभार संभालने लगेगी। तो किस प्रकार से ये प्रशासन करने लगती है भारत में, यानी अपने साम्राज्य का किस प्रकार से विस्तार करती है। तो इसी क्रम में आपने सबसे पहले कर्नाटक वाला क्षेत्र देखा कि किस प्रकार से कार्नेटिक वार आपने देखा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में वह 3 कार्नेटिक वार देखा आपने। और यहीं पे मद्रास शहर की स्थापना भी की गई, ये भी आपने देखा फ्रांसीसी डे के द्वारा। यहाँ पे सेंट डेविड किला की स्थापना की अंग्रेजों ने। तो ये पूरा का पूरा कर्नाटक क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। इसके बाद फिर बंगाल वाला क्षेत्र यानी कि पूरा वेस्ट बंगाल आज का पूरा आज आप बिहार जो देख रहे हैं, झारखंड देख रहे हैं, और आपका हो गया उड़ीसा और बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र बंगाल को फिर अंग्रेजों ने अपने अधीन किया, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, ये मैंने आपको बताया। फिर मद्रास के बाद आपका मैसूर वाला क्षेत्र आप देखें कि यहाँ पे आंगल मैसूर युद्ध, आपने 4 मैसूर युद्ध देखे अंग्रेजों के साथ। और इसको किस प्रकार से टीपू सुल्तान वगैरह की सारी कहानी आपको मैंने सुनाई। और ये मैसूर वाला क्षेत्र भी अपने अधीन किया। और उसी क्रम में एक जो गवर्नर जनरल रहे आपके वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने एक नीति लाई थी, सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या है वो सब मैंने बताया था, 1798 में लाया था। और हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों का ये अधीन क्षेत्र हो चुका था हैदराबाद। तो अब बचा क्या था भाई, मराठा, ठीक है। तो अब इस मराठा क्षेत्र में जो इनका विस्तार होगा, तो उससे पूर्व समझिए कि मराठा में क्या चल रहा था, मराठा साम्राज्य। और ये मराठा साम्राज्य इतना अधिक पावरफुल कि जो दिल्ली में मुगल बादशाह होते थे, यानी कि अभी अगर बात किया जाए मराठा से पहले तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से पूर्व 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो 1707 तक पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो एक मेन जो साम्राज्य था वो था मुगल बादशाह, ठीक है, मुगलों की थी। तो वो अगर बात किया जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, मुगल बादशाह डिक्लाइन फेज में जाती है, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन होता है। और अगला साम्राज्य भारत में जो उभर के उतरता है मराठा। जो मराठा आप यहाँ तक की जो क्षेत्र आप देख रहे थे वो धीरे धीरे एमपी, उड़ीसा, दिल्ली तक, यहाँ के दिल्ली तक पहुंचेगा, दिल्ली को जीतेगा, लाल किला को केवल नहीं जीत पाते हैं। और जो दिल्ली में बैठे जो मुगल बादशाह है वो भी मराठा को क्या करते हैं, टैक्स देते थे, चौथ और सरदेशमुखी। क्यों, ताकि मराठा क्या कर सके, दिल्ली की या फिर मुगलों की क्या कर सके, सुरक्षा दे सके। समझ में आया। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि मराठा साम्राज्य कितनी शक्तिशाली। अंग्रेजों की अभी हिम्मत नहीं है भाई कि ये मराठा को छुए भी, इसीलिए तो ये मैसूर को जीते हैं इधर आकर के। बंगाल को जीतने के बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि मराठा को छुए। लेकिन ये आपको मैं समझाऊंगा आज ही, ठीक है, बहुत डिटेल तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कैप्सूल सीरीज है ये भाई। तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये मराठा साम्राज्य का जो वर्चस्व रहा है,
मराठा साम्राज्य पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, ठीक है, किस प्रकार से अपनी एक मजबूत स्थिति बनाई और फिर किस प्रकार से जो 1761 में जो तीसरा पानीपत का युद्ध होता है और इस पानीपत के युद्ध के बाद अंग्रेज जो होते हैं दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में फिर इनकी स्थिति मजबूत पकड़ बनती, क्योंकि पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो एक छल कपट से अंग्रेजों ने जीता था और इनको पता है मराठों की शक्ति, इसलिए मराठों से उलझे नहीं है। समझ में आ गया ना। तो मराठा साम्राज्य क्या समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे जो मराठा क्षेत्र में जो मराठा साम्राज्य है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अंग्रेज किस प्रकार से मराठा क्षेत्र में अपना वर्चस्व लहराएगा या फिर अपने अधीन करेगा इस पूरे मराठा साम्राज्य को, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 युद्ध हम लोग देखेंगे आंग्ल जो होगा मराठों के बीच में। तो चलिए भाई, ये हो गया आपका एक पीरियड का काम, मैंने काम कर दिया है। अब फटाफट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य को। अब देखिए मराठा, ये देखिए इससे ज्यादा मैं डिटेल नहीं कर सकता हूं, हालांकि इसको डिटेल तो मैंने बहुत अधिक किया ना। अब ये कैप्सूल में मुझे पूरा चैप्टर ही मराठा साम्राज्य को खत्म करना है, जिसको मैंने 3 घंटे में खत्म किया, उसको मुझे आधे घंटे में फिनिश करनी है, जिसमें मुझे एक बेस भी बनाने का काम करना था, वो कर दिया है। अब आते हैं मराठा साम्राज्य में। तो देखिए भाई, जो मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे उसको पहले समझिए कि हम लोग इसको 2 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। 2 भाग में बांट करके पढ़ने का मतलब क्या है, एक तो इसमें हम लोग देखेंगे शिवाजी, क्योंकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। तो सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे यानी कि जो मराठा के शासक बनेंगे उसका अध्ययन करेंगे। और फिर इसी मराठा साम्राज्य में एक पद होगा पेशवा का पद, यानी कि पेशवा जो आज आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं ना, उसी प्रधानमंत्री को उस समय मराठा साम्राज्य में पेशवा कहा जाता था। क्लियर है। तो इस पेशवा के बारे में फिर अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि यही पेशवा आपस में एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे। किस लिए, कि अगला पेशवा हम बनेंगे, यानी कि मराठा का जो पेशवा बनेंगे, प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ठीक है। तो इस दौरान अपने में ही जब युद्ध होगी, जब घर में ही आप अपने लड़ने लगते हैं, तब आपकी घर की जो स्थिति होती है वो कमजोर पड़ती है। उसी प्रकार जब ये मराठा साम्राज्य एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जब पेशवा खुद अपने में ही लड़ने लगे कि अगला उत्तराधिकारी हम बनेंगे, इस कारण ये मराठा साम्राज्य क्या पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। और फिर इसके बाद एंट्री करेगी अंग्रेज। तो उसके बाद हम 3 युद्ध पढ़ लेंगे अंग्रेजों के साथ, जो मराठों की युद्ध होगी, और फिर हम लोग देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का पतन, समाप्ति देखेंगे और पूरा मराठा क्षेत्र को किस प्रकार से अंग्रेज जीत हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसमें जितनी भी संधियां होगी, कौन गवर्नर जनरल रहेंगे, पेशवा, कितने नंबर के पेशवा, ये सब चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे भाई, पहला नंबर में हम लोग शिवाजी के बारे पढ़ेंगे और शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे पढ़ेंगे। सेकंड नंबर में हम लोग पेशवा के बारे पढ़ेंगे और तीसरे नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों की, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे आंग्ल, और अंग्रेजों के साथ किसकी युद्ध होगी, मराठों की। इन 3 मराठा जो 3 युद्ध है उसको हम लोग पढ़ के ये पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। चलिए तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये बहुत जरूरी है, इस तरह से अगर मैं नहीं समझाऊं तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं, बस ये फिर रट्टाफिकेशन वाला काम हो जाएगा जो आपको किताबों में मिलेगी। लेकिन यहाँ हर एक एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, किसी को आप स्किप आउट नहीं कर सकते। देखिए बात करते हैं शिवाजी की। तो शिवाजी जो थे, जो आप मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं, मराठा साम्राज्य के ही संस्थापक कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक ही शिवाजी थे। इसलिए हम लोग शिवाजी से ही स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइम पीरियड चलेगा 1630 से लेकर के 1680 तक। जन्म इनका कब हुआ है, 1630 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं। किस किले में, दुर्ग मतलब होता है किला, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और ये जो शिवनेरी दुर्ग किला कहाँ हुआ करता था, तो पूना में। उस समय किला की एक महत्ता होती थी, ठीक है ना। जो राजा महाराजा होते थे वो किले में ही रहते थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से किले में आपसे पूछा जाएगा, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा तो शाहजी भोसले थे। ये राजस्थान के सिंसोदिया वंश से थे। इनके माताजी का नाम जीजाबाई थी और ये देवगिरी के यादव वंश से थे। इनके दादाजी मालोजी थे। धार्मिक गुरु आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, गुरु रामदास थे। और यही गुरु रामदास कौन, जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत भी थे, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु कौन हुए, तो दादोजी कोंडदेव हुए, जो शाहजी भोसले के मित्र थे। और शिवाजी ने, अब देखिए यहां से पहले इतना जो हो गया, इनका फैमिली बैकग्राउंड कर लीजिए या फिर इनका बचपना जो बीता, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे। पहला, जन्म 1630, कौन सा किला, शिवनेरी दुर्ग। कहाँ है ये, पूना में है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी का नाम जीजाबाई, दादाजी का नाम मालोजी। इनको धार्मिक गुरु, यानी कि धर्म के बारे जो इनको ज्ञान दिया, कौन दिए थे, गुरु रामदास, जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे। राजनीतिक के बारे ज्ञान कौन दिए थे, दादोजी कोंडदेव, जो शाहजी के भोसले थे, यानी कि मित्र थे शाहजी भोसले के, जो इनके पिताजी के मित्र थे।
और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसके बाद जब शिवाजी, अब इसके देखिए हम तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरी को तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को हमें खत्म, क्योंकि अब इस पे हमने बहुत डिस्कशन किया क्लासेस में, है ना। तो देखिए शिवाजी अब क्या करते हैं, अपने अभियान की जो शुरुआत करते हैं बीजापुर की, ठीक है, जो सुल्तान है बीजापुर, यानी कि जो आप बीजापुर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, यानी कि गोवा वाला जो आज आप क्षेत्र देख रहे हैं, उस क्षेत्र की बात हो रही है। तो अभियान में सबसे पहले ये जो शुरुआती अभियान इनकी होती है बीजापुर से ही स्टार्ट करते हैं, बीजापुर के जो सुल्तान होते हैं उनके विरुद्ध करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1646 में शिवाजी की जो प्रथम विजय, यानी कि जो प्रथम विजय हासिल करते हैं, तोरन की किला को ये जीतते हैं, ठीक है, पहला इनकी जो विजय होता है प्रथम विजय। और आपसे पूछा जाएगा कि शिवाजी ने अपना अभियान कहां से शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा बीजापुर से स्टार्ट किया था, ठीक है। बीजापुर के खिलाफ, दक्षिण में बीजापुर के खिलाफ उन्होंने, बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके खिलाफ ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और इसके बाद आपको याद रखना है, अच्छा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने अगर दिखाऊं, अगर मैंने मेंशन किया हो तो चलिए कोई नहीं, मैं अभी आपको आगे मेंशन करूंगा यहाँ पे। तो ये रहा। अब इसके बाद सबसे पहला जो विजय इन्होंने हासिल किया 1646 में, कौन सा किला को? तोरन का किला को। 1647 में इन्होंने दूसरा विजय कोंडन को जीता, और जिसके दौरान इन्होंने सिंहगढ़ के किले पर भी विजय किया। तो ठीक है, सिंहगढ़ का किला हो गया, कोंडन को जीता, तोरन का किला, ये शुरुआती इनकी विजय है भाई। इसके बाद 1654 में इन्होंने पुरंदर का किला विजय किया, 1656 में इन्होंने जावली को विजय कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट इनका विजय रहा भाई, ठीक है ना। यानी विजय अभियान के दौरान जो ये निकले हैं, यानी अभियान के दौरान जो निकले, जो इन्होंने ये सारी चीजों को क्या किए भाई, ये सारे किले जीतते चले गए। कुल मिलाकर के ये 35 किले को जीतेंगे, ठीक है ना। मुगलों के भी कई किलों को ये जीत जाते हैं। तो ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब ये विजय अभियान के लिए अभी निकले हुए हैं, 1646 में निकले हैं, तो इस समय मुगल बादशाह कौन है भाई? इस समय मुगल बादशाह है आपका शाहजहां। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कंफ्यूजन होता है औरंगजेब, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। जिस समय शिवाजी की शुरुआती विजय चल रही थी, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? शाहजहां हुआ करता था। 1659 में बीजापुर के जो सुल्तान है, क्योंकि बीजापुर के खिलाफ ही ये क्या कर रहे थे भाई, इन्होंने पहला अभियान शुरुआत किया था। और जो बीजापुर के जो सुल्तान थे, तो देखिए बीजापुर का जो सुल्तान कौन था? अब बीजापुर का जो सुल्तान था, उनका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, आदिल शाह, ठीक है ना। कौन था भाई? आदिल शाह था, ठीक है ना। बीजापुर के जो सुल्तान थे वो कौन थे? आदिल शाह थे। बीजापुर के सुल्तान याद रखिएगा, जो बीजापुर यानी कि गोवा वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, वहां पे जो सुल्तान थे वो कौन थे? आदिल शाह जो थे वो सुल्तान थे, ठीक है। तो इस आदिल शाह को क्या है भाई, इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, किससे? शिवाजी से। क्योंकि शिवाजी देख रहे हैं आप, 1646 में तोरन का किला जीत लिया है, कोंडन का क्षेत्र जीत लिया है, सिंहगढ़ का किला जीत लिया, पुरंदर का किला जीत लिया, जावली का किला जीत लिया है। और अब ये आक्रमण भी कर रहे हैं किसके ऊपर? आदिल शाह के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, यानी कि बीजापुर वाले क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आदिल शाह को अब क्या है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कहीं ये बीजापुर वाला क्षेत्र को भी पूरा का पूरा जीत ना ले। इसीलिए जो आपके बीजापुर के जो सुल्तान है, ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान है कौन है भाई? आदिल शाह, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मैंने नोट्स में शायद मेंशन नहीं किया है, कोई नहीं। बीजापुर के जो सुल्तान है आदिल शाह, अब ये अपनी इनसिक्योरिटी फील होने के कारण इन्होंने अपनी जो सेनापति थे इनके, अफजल खां को क्या भेजा? शिवाजी की हत्या कराने के लिए, यानी उन पर आक्रमण कराने के लिए भेजा कि या तो आप उनकी आक्रमण करके हत्या कर दीजिए, या फिर उनको गिरफ्तार करके आप उनको कैदी बनाइए, ठीक है, ताकि जो बीजापुर वाला जो क्षेत्र है वो शिवाजी जीत नहीं ले। और एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो बीजापुर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, और गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जस्ट गोलकुंडा मतलब हैदराबाद ऐसे समझिए, बीजापुर मतलब गोवा वाला क्षेत्र, इसको मुगल साम्राज्य के जो बादशाह होंगे अभी, जो बनेंगे आपका औरंगजेब, वो चाह रहा था कि बीजापुर गोलकुंडा को अपने अधीन, यानी कि मुगल साम्राज्य के अधीन में मिला ले। मतलब ये क्या है अभी मामला, आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं दक्षिण भारत का अगर मैप बना के दिखाऊं, तो जो आप गोवा देख रहे हैं और जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसको जीतना कौन चाह रहा है? मुगल बादशाह, ठीक है। और इधर मराठा के जो संस्थापक रहे शिवाजी, वो भी अपने नजर डाले हुए कहां? बीजापुर पे। तो इट मीन्स ये कि कहीं ना कहीं ये जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक है शिवाजी, तो शिवाजी जो इस क्षेत्र को जीतना चाह रहे हैं, और ये मुगल बादशाह औरंगजेब जो अभी आएंगे, बनेंगे यहाँ पे, तो वो भी क्या है भाई, टारगेट करना चाह रहे, इसको जीतना चाह रहे, इसको जीत करके अपने मुगल साम्राज्य में मिलाना चाह रहे। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसके दुश्मन शिवाजी भी बनने वाले हैं अब, है ना, समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए। तो अब आदिल शाह ने क्या किया भाई, अपनी जान बचाने के लिए, या बीजापुर वाला क्षेत्र को शिवाजी जीत ना ले, इसलिए उन्होंने अपनी जो सेनापति है अफजल खां को उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन बीजापुर इसके बाद, लेकिन उस आक्रमण में हुआ क्या, बीजापुर के कई अन्य क्षेत्र जैसे कि पन्हाला का किला,
कोल्हापुर, उत्तरी कोंकण को भी क्या किया, शिवाजी ने जीत लिया। ठीक है, और अफजल खां की क्या हो गई भाई, हत्या कर दिया। ठीक है, शिवाजी ने। इसके बाद शिवाजी की जो लोकप्रियता थी काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना, लोगों के जो इनकी लोकप्रियता रही वो बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि एक शिवाजी जो मराठा साम्राज्य का भी संस्थापक, जस्ट अभी एक समझिए कि मराठा साम्राज्य उदय क्षेत्र मतलब कि फेज में है। जो बीजापुर के शासक मतलब कि बीजापुर के जो सेनापति रहे अफजल खां, यानी आदिल शाह के जो सुल्तान रहे बीजापुर के, उनके सेनापति को हत्या करके पनहाला का किला, कोल्हापुर, उत्तरी कोंकण को क्या किया, शिवाजी ने जीत लिया। ठीक है, अब इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। अब मुगल बादशाह इधर कौन बन चुका है, औरंगजेब। तो औरंगजेब मैंने अभी आपको बताया ये क्या चाह रहा था भाई, बीजापुर को जीतना चाह रहा था, लेकिन ये देख रहा है क्या कि भाई इधर जो है शिवाजी बीजापुर वाले क्षेत्र को क्या कर रहे हैं भाई, कई सारे किले को जीत लिया है। तो औरंगजेब की अब जो है ना पहली बार यहीं पे नजर जाती है शिवाजी के ऊपर, यानी कि अब यहाँ पे जो शिवाजी का जो टकराव था अभी बीजापुर के शासक से, यानी अब इसकी दुश्मनी औरंगजेब से भी हो रही है, यानी मुगल बादशाह से। यहीं से पहली बार मुगल बादशाह से इनके साथ दुश्मनी होगी। औरंगजेब ने क्या किया, तो देखिए औरंगजेब ने देखा कि मराठा की शक्ति कमजोर करने और शिवाजी पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दक्कन का एक सूबेदार शाइस्ता खां को नियुक्त किया। यानी जो औरंगजेब मुगल बादशाह है वो देखा कि भाई मराठा जो शासक है शिवाजी, ये बीजापुर को की ओर बढ़ चुका है, बहुत सारे किले को अपने अधीन कर चुका है, इसलिए जो मराठा की शक्ति है जो दक्षिण भारत में फैल रही थी, और उसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए और शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अपना एक सूबेदार नियुक्त किया दक्कन में, शाइस्ता खां को। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे जो शाइस्ता खां है, जो दक्षिण भारत में आपको यहाँ पे शाइस्ता खां को नियुक्त किया है किसने, औरंगजेब ने। शाइस्ता खां देख क्या रहे हैं भाई कि जो शाइस्ता खां है ये देख रहे हैं कि बीजापुर के साथ किसका संबंध खराब है, शिवाजी का। तो इसलिए शाइस्ता खां ने क्या किया, बीजापुर के साथ संधि कर लिया। ठीक है, वही चीज यहाँ मैंने लिखा है कि शाइस्ता खां जो है बीजापुर के जो सुल्तान है आदिल शाह के साथ क्या किया, संधि किया। ठीक है, संधि किया, और संधि करके ये बात हुई कि भाई देखिए आपके ऊपर क्या कर रहा है, आदिल शाह को बोला कि शाइस्ता खां कौन है भाई, सूबेदार है, किसके अधीन है ये, औरंगजेब का अधीन है। औरंगजेब कौन, मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा है। तो ये बोल रहे हैं बीजापुर के सुल्तान को कि भाई देखिए शिवाजी आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, बीजापुर के क्षेत्र को जीतना चाहता है, तो आप हमारे साथ संधि करिए, और संधि में हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके शिवाजी के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और यही संधि के साथ उन्होंने शिवाजी का जो किला हुआ, यानी कि उनके अधीन जो क्षेत्र थे, पूना हो गया, कल्याण, भिवंडी, चाकन, इन सारे किलों को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया शाइस्ता खां और आदिल शाह। ठीक है, तो मेनली इन किलों पे कौन रह रहा था अभी, शाइस्ता खां। ठीक है, तो 1663 में शाइस्ता खां जो पुणे के किले में यह यहाँ पे थे, और इनके पुत्र भी यहीं पे अभी रह रहे थे, विश्राम कर रहे थे। और आधी रात को ही शिवाजी ने क्या कर दिया, फिर से शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण कर दिया पुणे के किले पे। ठीक है, और इस आक्रमण में शाइस्ता खां के जो पुत्र थे अब्दुल फतेह खां, उनकी हत्या हो जाती है, और शाइस्ता खां किसी प्रकार से जान बचा करके पुणे के किले से भागता है। ठीक है, और जब ये जानकारी औरंगजेब को मिलती है कि शाइस्ता खां भाई जान बचा कर भाग रहा शिवाजी से, जो क्षेत्र जीत लिया है फिर से शिवाजी अपने अधीन कर लिया वो क्षेत्र, तो शाइस्ता खां से काफी वो नाराज होते हैं, और शाइस्ता खां को जिसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था उनको भेज देते हैं बंगाल की सूबेदारी देकर के, यानी बंगाल इनको सूबेदार नियुक्त कर देते हैं बंगाल का। अब देखिए शिवाजी का संघर्ष अब बीजापुर के सुल्तान के साथ तो था ही, लेकिन अब मुगलों के साथ भी शुरू हो चुका है। इधर आप देखे हैं कि शाइस्ता खां के बेटे का हत्या कर दिया है, जो क्षेत्र शाइस्ता खां जीता, यानी कि मुगलों के अधीन आ चुका क्षेत्र को फिर से वो अपने अधीन कर लिया है। तो अब डायरेक्ट शिवाजी के दो दुश्मन है, बीजापुर के शासक जो सुल्तान है आदिल शाह, और उधर आपके औरंगजेब। मुगलों का अब देखिए, अब शिवाजी काफी गुस्से में भी है अभी कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब है उसके जो सूबेदार है उसने मेरे कई सारे किलों को जीता है, हमारे ऊपर आक्रमण भी किया। इसलिए इस गुस्से के कारण देखिए मुगलों का जो प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था सूरत, ठीक है, इस सूरत से ही ये काफी सारे एक्सपोर्ट करते थे, सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। तो सूरत में क्या क्या मुगल सूबेदार जो थे, सूरत में जो मुगल सूबेदार नियुक्त किए थे औरंगजेब ने, इनायत खां को, ठीक है, तो इन्हीं के मौजूदगी में सूरत पे क्या किया, आक्रमण किया शिवाजी ने। और शिवाजी ने ये जो आक्रमण किया 1 करोड़ की, इसमें इसने क्या की, लूट भी की। तो यहाँ पे आपसे ईयर पूछा जा सकता है, यहाँ पे कब ये युद्ध आक्रमण किया था इसने, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। 1664 में पूछा जाएगा कि पहली बार सूरत में जो लूट किया गया था शिवाजी के द्वारा कब, तो 1664 में। समझ में आया। और ये शिवाजी ने सूरत के जो बंदरगाह उस पर क्यों आक्रमण किया, क्योंकि वो काफी गुस्सा थे औरंगजेब से, ठीक है, क्योंकि उस औरंगजेब से तो इनकी कोई दुश्मनी थी नहीं, बीजापुर को जीतना चाह रहा था शिवाजी, और उधर मुगल भी चाह रहा था जीतना, लेकिन इसलिए उसके कारण उसने अपने जो दक्कन के जो सूबेदार नियुक्त किया था शाइस्ता खां, उसके ऊपर आक्रमण करा दिया। इस कारण
देखा कि जो बंदरगाह है सूरत, वो सूरत से इनको काफी ज्यादा फायदा होता है, ये काफी ज्यादा यहाँ से ट्रेड करते थे। तो इतनी अधिक लूटपाट की, तो उस समय समझ रहे हैं भाई 1664 के समय 1 करोड़ रुपए का लूटपाट, तो बहुत अधिक यहाँ पे इनको नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान। तो मुगलों के जो शिवाजी ने काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। सूरत लूट से और औरंगजेब अब काफी ज्यादा क्रोधित हो चुके थे, ठीक है। 1665 में औरंगजेब ने अपना सेनापति जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और इस आक्रमण में शिवाजी की जो सेना थी, जो औरंगजेब की जो सेनापति जो आए आपके जयसिंह, उनके सेना के सामने ये थोड़े कमजोर पड़े, ठीक है, इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मुगलों का सामना कर सके। इसलिए 1665 में जयसिंह के साथ ये क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, पुरंदर की संधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, जयसिंह और शिवाजी के बीच में। जयसिंह कौन है भाई, तो ये औरंगजेब के सेनापति है। क्लियर हो गया, कब हुआ, 1665 में। अभी संधि में क्या समझौता हुआ, क्या बातचीत हुई, तो देखिए बातचीत ये हुआ कि शिवाजी ने जो दक्षिण में बात किया जाए तो कुल 35 किलो को अपने अधिकार क्षेत्र पे ले रखा था। तो इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किलो को क्या किया, मुगल को दे दिया, और 12 जो किले रहे वो शिवाजी ने अपने पास ही रखे, ठीक है। पहला समझौता ये हुआ। दूसरा समझौता ये हुआ कि शिवाजी को मुगलों की मदद करनी होगी। दूसरी समझौता ये हुई कि ये बोला गया कि जो शिवाजी हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, मुगलों का सहायता करेंगे। कब, जब, क्योंकि मुगल क्या चाह रहा था, बीजापुर औरंगजेब क्या चाह रहा था भाई, बीजापुर को जीतना। तो इसलिए इन्होंने संधि में ये समझौता किया कि जब आक्रमण बीजापुर पे करेगा मुगल, यानी औरंगजेब की सेनापति जब आक्रमण करेंगे, तो इस आक्रमण में शिवाजी क्या करेंगे भाई, मुगलों का मदद करेंगे, ठीक है। तीसरा समझौता ये हुआ कि जो शिवाजी के पुत्र है संभाजी, उनको 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। देखिए 5000 का मनसब मतलब क्या होता है, मनसब मतलब होता है भाई एक ऊंचा पद दिया जाएगा मुगल में उनके पुत्र संभाजी को, और साथ के साथ 5000 सेना की टुकड़ियां भी उनको दी जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ एक समझौता ये भी हुआ कि शिवाजी को कहा कि आपको जो है औरंगजेब के दरबार में चलनी पड़ेगी, ठीक है। आगरा में औरंगजेब का दरबार लगा हुआ रहता, वहां उनको ले जाया जाता है और कहा जाता है कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं भाई। तो शिवाजी काफी अभी अपने आप को मतलब ऐसा समझिए कि ये फील कर रहे हैं कि भाई मुगल बादशाह मुझसे मिलना चाह रहा है, ऐसा समझिए। और इट मीन्स हमें बुलाया जा रहा तो हमारी काफी खातिरदारी होगी, एज अ वीआईपी जो आपका एंट्री होगा वैसा एंट्री होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, ढोल नगाड़े, आपकी खान पान मान सम्मान इज्जत मिलेगी। लेकिन वहां जैसे गया, यहाँ पे एक षड्यंत्र था इनको क्या करने का, पकड़ने के लिए, ठीक है। और इनको आगरा के दरबार में ले जाया गया और वहीं पे इनको क्या कर लिया भाई, इनको कैद कर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ। लेकिन धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। और ये कहाँ पे इनको रखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगरा में जयपुर भवन में, ठीक है। आगरा में औरंगजेब का दरबार लगा था, यहीं पे इनको ले गया औरंगजेब, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को, और यहीं पे इनको क्या किया, धोखे से ही ना ले गया, इनको बोला गया कि आपके पुत्र को 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और आपको औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक धोखे से इनको लेकर के यहाँ पे क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही, क्योंकि शिवाजी छापामार युद्ध के लिए फेमस थे। छापामार युद्ध मतलब कि भाई ये जो मराठा क्षेत्र जो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं, ये जो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये मराठा वाला क्षेत्र जो ये देख रहे हैं ना, ये आपका पश्चिमी घाट श्रेणी, यहाँ कई क्या भाई, पर्वत पहाड़ है, जंगल है, और इस यहीं पे इनका पूरा जन्म रहा है। तो ये जंगलों में छुप जाना, जंगलों के पेड़ों के डालियां में हरे पत्ते पहन करके ये छुप जाते थे, ठीक है। कोई आक्रमण करने आए तो खोजते रह जाते थे, और जब खोजने के दौरान जब ये वापस जाते थे, सेना जो आक्रमण करने आए होते, तो उनकी जो लास्ट की जो सेना की टुकड़ियां रहती थी, ये लोग क्या करते थे, उस पर आक्रमण करते थे। क्योंकि डालियों में इस तरह से, टहनियों में इस तरह से ये छुप जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कोई आदमी है या फिर वृक्ष की टहनी है। तो ये छापेमार युद्ध के लिए काफी फेमस थे शिवाजी। तो इसलिए 6 महीने के अंदर ही ये क्या करते हैं, ये मुगलों के गिरफ्त से क्या करते हैं, वहां से फरार होते हैं। देखिए मैंने लिखा 6 महीने के बाद ही शिवाजी और संभाजी मुगलों के कैद से फरार हो जाते हैं, और पुरंदर की संधि इन्होंने की थी, ठीक है। ये जो 3 बातें मैंने अभी आपको बताई, जो संधि, ये सारी की सारी संधि शिवाजी तोड़ देते हैं, और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं शिवाजी औरंगजेब के ऊपर। और इसीलिए ये पुनः फिर से मुगलों के जो किला थी, ठीक है, जितना उन्होंने उनको दिया था, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे
35 किलो में 23 किलो क्या 23 किला जो इनके अधीन थे उसको क्या किया था, मुगलों को दे दिए थे। तो इसके बाद शिवाजी ने पुनः मुगलों के किले को जीतने का मन बनाया और 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। ठीक है, दूसरी बार फिर से सूरत को क्या किया भाई, लूटा शिवाजी ने। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। बहुत ही बुरी तरह से मुगलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया फिर से। इसके बाद शिवाजी की जो लोकप्रियता था और बढ़ गई। ठीक है, जो मुगल बादशाह का नाक में दम करके रखा हुआ था ये। इसके बाद जो शिवाजी जो है 1674 में अब ये अपना क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब इन्होंने राज्याभिषेक कराया था, तो 1674 में ये राज्याभिषेक कराया था इन्होंने रायगढ़ के किले में। जो वाराणसी के पुरोहित थे कौन थे, गंगा भट्ट थे, इनके द्वारा इन्होंने राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक करके शिवाजी ने क्या की, 2 उपाधि धारण की, एक छत्रपति महाराज की और एक हिंदू बादशाह की। ठीक है, 2 उपाधि कौन कौन सी, एक छत्रपति महाराज की और दूसरी हो गई भाई हिंदू बादशाह की। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन है। राज्याभिषेक कब कराया शिवाजी ने, 1674 में, कहाँ, रायगढ़ के किले में। वाराणसी के पुरोहित कौन थे, गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी, एक तो हिंदू बादशाह की उपाधि ली और एक छत्रपति महाराज की। यानी कि अब जो होंगे ये लोग जो बनेंगे, जैसे कि अब ये कराएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, वैसे आगे जो बनेंगे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, इस प्रकार से ये कहलाएंगे। तो आगे बढ़े तो शिवाजी के जीवन का अब अंतिम फेज है, यानी कि जब इनकी मृत्यु होने वाले थे तो ये इनका लास्ट जो अभियान था 1677 में कर्नाटक अभियान था। तो पूछा जाएगा जो मराठा के संस्थापक शिवाजी जो थे उनके अंतिम अभियान कौन सी थी, तो कर्नाटक अभियान थी 1677 में। इस अभियान के दौरान शिवाजी ने, याद रखिएगा, जिंजी को, वेल्लोर क्षेत्र को क्या किया, जीता। और इसी अभियान के लिए शिवाजी ने एक नौसेना को भी तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो मराठा के जो शासक संस्थापक रहे शिवाजी ने नौसेना को तैयार किया था इसी कर्नाटक अभियान के लिए। और जिसका हेडक्वार्टर आपसे पूछता है कहां बनाया था, कोलाबा में बनाया गया था। ठीक है, शिवाजी का जो नौसेना के जो प्रमुख थे उनका नाम याद, उनको जो कहे जाते थे वो क्या कहे जाते थे, दरिया सारंग कहलाते थे वो। ठीक है, ये हो गया शिवाजी का पूरा फेज। अब शिवाजी के आखिरी युद्ध याद रखेगा मुगलों के साथ 1679 में संगमनेर का युद्ध हुआ था। अब ये सब जैसे दरोगा जैसे एग्जामिनेशन दे रहा है ना भाई, यहाँ पे टिपिकल बिहार सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा जैसे एग्जामिनेशन मेंस में आपके क्वेश्चन बनेंगे ये सब। ठीक है, और 1680 में फाइनली शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, रायगढ़। तो भाई देखिए ये आपका जो इस फेज में, यानी कि फर्स्ट फेज में हमने बात किया था मुगलों के, जो मराठा में हम लोग शिवाजी के बारे पढ़ेंगे। तो ये पूरा अब हमने शिवाजी के बारे समाप्त कर लिया। अब इसके बाद शिवाजी के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे फटाफट। ठीक है, बहुत फिर भी मैंने डिटेल कर दी है यहाँ पर भाई, ऑलमोस्ट सारी चीज आपको समझ में आ रही थी। यहाँ पे देखिए इतना आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन आपको ये समझना है शिवाजी के अष्टप्रधान से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, कैप्सूल सीरीज है भाई, तो टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। हाँ, अब आइए यहाँ से देखते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान। देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान का मतलब कि जो शिवाजी के जो प्रशासन जो थी, या जो प्रशासन की जो वो करते थे, तो उस प्रशासन में 8 मंत्रियों का ये समूह हुआ करता था जिसको कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, पहला जो होता था वो पेशवा। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पेशवा हुआ करता था। ठीक है, पेशवा ही सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। मराठा साम्राज्य में पीएम जो है उनको ही पेशवा कहा जाता था। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जो पेशवा जो पद है ये, ठीक है ना, इसको समझिए। ये पेशवा पद कब से चलते आ रहा, शिवाजी के समय से ही ये पद चलते आ रहा। इसके बाद जो अगला जो अष्टप्रधान में जो होते थे आमत्य होते थे, जो पंत या मजूमदार भी कहला जाते थे, जो होते थे राजस्व मंत्री होते थे उनको कहा जाता था आमत्य। सुमंत जो दवीर जो होते थे वो विदेश मंत्री कहलाते थे। वाक्यानवी सूचना मंत्री जो होते वो कहलाते थे। श्रीनिवास सचिव पत्राचार मंत्री हो गया। न्यायाधीश कानून मंत्री। सरे नौवल सेनापति। पंडित राव धार्मिक मंत्री या दान विभाग का प्रधान। देखिए आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा मैंने पीसीएस का कंटेंट आपको दिखाया यहाँ पे लिख करके। तो आप जैसे एक्साइज कांस्टेबल का ये याद रखिएगा, एक पंडित राव के बारे याद रखिएगा, एक कानून मंत्री के बारे, यानी कि जो कानून मंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था अष्टप्रधान में, शिवाजी के अष्टप्रधान में न्यायाधीश कहे जाते थे। ठीक है, और एक याद रखिएगा आमत्य के बारे में, जो राजस्व मंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था, शिवाजी के अष्टप्रधान में आमत्य कहा जाता था। शिवाजी के बारे में मैंने बताया ये क्या थे भाई, इनकी विशेषता थी छापामार की युद्ध जो थी इनकी विशेषता थी। अब एक चीज मैं यहाँ और मिक्स कर रहा हूँ, हाँ, इनके जो प्रांत का जो प्रशासनिक विभाजन था वो था महाल, परगना, तरफ, मौजा। ये नहीं समझ में आया, देखिए आज जैसे आपका क्या है राज्य, ठीक है, और सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, आपके पंचायत समिति है, पंचायत मतलब जो आपका पंचायती राज है ना, पंचायत, ग्राम पंचायत से भी सबसे छोटी यूनिट आज आप क्या देख रहे हैं, वार्ड देख रहे हैं ना, वार्ड कमिश्नर की जो बात करें। उसी प्रकार जो मराठा साम्राज्य चल रहे थे, जो सबसे बड़ी इकाई हुई थी वो राज्य को क्या कहा जाता था, महाल,
प्रांत को परगना कहा जाता था, जिला को तरफ कहा जाता, और सबसे छोटी इकाई जो होती थी, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार कांस्टेबल में, जो मराठा की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहा जाता था, मौजा। या मराठा की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो भाई मौजा। मौजा मतलब गाँव का समूह, ठीक है। जिस प्रकार से पंचायत की कौन कहते हैं, गाँव के समूह को पंचायत कहा जाता, तो ये सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जाएगा शिवाजी के प्रशासन काल में क्या थी, तो भाई मौजा थी। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे समाप्त। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये समझाना था कि देखिए, पेशवा का पद से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। जो पेशवा जो पद है भाई, ये आपका कब से चलते आ रहा है, शिवाजी के समय से ही चलते आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो पेशवा पद है इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, अभी इतनी अधिक नहीं थी जितना कि जो मराठा के जो छत्रपति, जो इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी भाई, छत्रपति की उपाधि ली थी। यानी कि जो शिवाजी जो थे, इनके समय में जो पेशवा होते थे, पेशवा का इतना अधिक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म में यही रहते थे, ठीक है। यानी कि सारा कार्यभार, सारा अधिकार इनके अधीन ही रहता था। लेकिन मराठा का एक शासक बनेगा आपको छत्रपति साहू महाराज, ठीक है। मराठा के जो शासक बनेंगे एक छत्रपति साहू महाराज, ठीक है, छत्रपति साहू महाराज, ठीक है। इनका जो समय चलेगा 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1749 तक, तो 1707 से लेकर 1713 तक तो सारा कार्यभार यही रखते हैं, जैसे कि छत्रपति ये सारा चीज देख रहे होते हैं। लेकिन 1713 के बाद ये एक नई नीति लाते हैं पेशवा पद की। भाई वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ, पेशवा पद, ये नई नीति कहने का मतलब ये कि पेशवा पद तो इस समय से ही चल रहा, लेकिन यहाँ पे जो 1713 में ये जो पेशवा पद लाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो सारा का सारा अधिकार ये अपने अधीन रखे थे, जो सारा कार्यभार ये देख रहे थे प्रशासन का, वो सारा कार्यभार इनको अब दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां से बोला जाता है पेशवा पद की एक नई नीति जो शुरुआत की थी छत्रपति साहू महाराज ने। इसका मतलब ये कि पेशवा पद यहाँ पे भी है। तो कुल मिलाकर के कितने पेशवा होंगे, 13 पेशवा होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम पेशवा, तो भाई याद रखिएगा त्र्यंबक पिल्ले थे शिवाजी के समय, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा, ठीक है। और छत्रपति साहू महाराज के समय जो पेशवा बनेंगे, जिसको एक अलग लेवल पे क्या मिलेगा भाई, अधिकार मिलेगा, वो होगा आपका बालाजी विश्वनाथ। समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, अच्छे एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो। खैर चलिए, अब यहां से हम लोग आते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा अभी ये सारी बातें जो मैंने बताया है। अब शिवाजी के जो अगले उत्तराधिकारी बनेंगे उसके चीजों को समझिएगा। देखिए, जो शिवाजी के बारे अगर बात कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पे चीजों को देखिएगा कि शिवाजी के जो थे ना, 3 प्रमुख पत्नियां थी। कई सारे उन्होंने विवाह किए थे, लेकिन 3 प्रमुख पत्नी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, एक तो थी साईबाई, एक थी सोयराबाई और एक थी पुतलीबाई। तो जब शिवाजी की जब मृत्यु होते हैं, तो उनमें से जो पुतलीबाई थी, ठीक है, पुतलीबाई ने शिवाजी के मृत्यु के बाद ही उनके चिता में अपने आप को जला लिया था, यानी कि अपने आप को सती कर लिया था। तो पूछा जाएगा कि शिवाजी की मृत्यु के साथ किसने, या शिवाजी की किस पत्नी ने खुद को सती किया था, तो याद रखिएगा पुतलीबाई ने किया था। चलिए, शिवाजी के अगले उत्तराधिकारी, तो देखिए शिवाजी के जो अगर, अच्छा पहले आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि देखिए शिवाजी के 2 अलग अलग पत्नियों से 2 पुत्र पैदा हुए थे। एक था भाई आपका संभाजी और एक थे राजा राम। शिवाजी चाहते क्या थे कि जो राजा राम है वो अगला मराठा का उत्तराधिकारी बने, ठीक है। इसीलिए शिवाजी, देखिए मैंने लिखा है कि वो चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनका जो छोटा बेटा है राजा राम को ही मराठा का शासन सौंपा जाए, ठीक है। और इसीलिए शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को जो कोंकण का जो क्षेत्र ये जीते थे उनको वो प्रदान भी करते हैं। लेकिन इससे गुस्सा कौन हुए भाई, संभाजी, ठीक है। जिससे संभाजी नाखुश थे, वो चाहते थे कि अगला मराठा का उत्तराधिकारी हम बने। तो संभाजी ने राजा राम के ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, और खुद को मराठा क्या किया, मराठा का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसमें जो सेनापति हमीर मोहिते थे, इन्होंने सहायता की थी शासक बनाने में, किसको, संभाजी को। समझ में आ गया ना। अब देखिए, संभाजी की माता की नाम साईबाई भोसले थी, इनकी पत्नी कौन थी संभाजी के, येशुबाई थी, और इनके पुत्र थे साहू। यही छत्रपति साहू महाराज की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि जब ये बनेंगे 1707 से 1749, यही पेशवा पद को पूरा अधिकार दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि अगला जो उत्तराधिकारी बन चुका है शिवाजी के जो बड़े पुत्र हैं संभाजी, लेकिन शिवाजी चाहते किसको थे बनाना, राजा राम को। लेकिन राजा राम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं संभाजी, और आक्रमण करने में आक्रमण करके अगला मराठा का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं भाई, संभाजी। जिसमें मदद इनका कौन करता है, हमीर मोहिते। याद रखिएगा, इनका एक सेनापति है मराठा का ही। और संभाजी की माता यानी कि शिवाजी की जो पत्नी थी साईबाई भोसले से ही इनका जन्म हुआ था। और संभाजी की पत्नी कौन है भाई, येशुबाई है। और इनका पुत्र का नाम याद रखिएगा साहू है। चलिए ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जब संभाजी जब शासन में बैठे हैं, शासक बने हैं, इस समय औरंगजेब का जो पुत्र था,
अकबर यानी कि शाहजादा मोहम्मद अकबर, इसने क्या किया था, औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, उस पर ही आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करके ये दक्षिण भारत भाग गया था, और दक्षिण भारत में भाग करके ये किसके पास छुपा था, तो संभाजी ने इनको छुपाया था। तो संभाजी औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर, जो अकबर ने औरंगजेब के ऊपर ही आक्रमण कर दिया था, उसको क्या किया था, शरण दिया था। ठीक है, अब इसलिए औरंगजेब संभाजी से काफी गुस्सा है कि वो पुत्र को इसने शरण दिया है या बचाया है जिस पुत्र ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। तो अब जो औरंगजेब है यानी मुगल बादशाह, वो दक्षिण अभियान में निकलते हैं। और इसी दक्षिण अभियान में देखिए यहाँ लिखते हैं 8 वर्षों तक अपने शरण में रखते हैं संभाजी औरंगजेब के पुत्र को। और अपने पुत्र को पीछा करते हुए औरंगजेब ने, देखिए दक्षिण अभियान में जब निकलते तो 1682 में दक्षिण भारत का अभियान इन्होंने शुरू किया। 1686 में फाइनली बीजापुर वाला क्षेत्र को जीत लेता है। मैंने कहा था कि मुगल साम्राज्य में ये मिलाना चाहते थे औरंगजेब, और फाइनली 1687 में गोलकुंडा को जीत लिया। ठीक है, और इनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। टोटल कितने प्रांत हो गए हैं मुगल साम्राज्य में, अब 21 प्रांत इन दोनों को मिला करके। ठीक है, इन दोनों सूबों को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी, 21 हो चुकी थी। देखिए मैंने मुगल साम्राज्य का जो पतन वाला जो पार्ट पढ़ाया, मुगल मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने वहीं से शुरुआत भी की भाई, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया फाइनली, यानी शिवाजी के बड़े पुत्र पर आक्रमण किया। क्यों किया ये समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि इनके जो पुत्र थे अकबर को इन्होंने शरण दिया था, और अकबर ने इनके खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। और संभाजी की हत्या करके इनकी जो पत्नी थी येसुबाई को और उनके पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, संभाजी ने शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, याद रखिएगा अष्टप्रधान, यानी कि शिवाजी ने अपना जो अष्टप्रधान बनाया था, उस अष्टप्रधान को नष्ट करने वाले कौन थे, तो वो संभाजी थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला शासक कौन बनेगा, तो देखिए शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी थे। ठीक है, और कौन थे भाई, राजा राम थे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया राजा राम थे और संभाजी थे। अब ये जब मराठा के शासक बने तो इस पे क्या क्या, इसका जो पुत्र है भाई साहू अगला बनना चाहिए था शासक। ठीक है, इसके बाद लेकिन साहू को और इनके पत्नी जो रहे संभाजी की पत्नी येसुबा को, इन दोनों को गिरफ्तार करके कौन लेके चला गया भाई, दिल्ली। कौन लेके चला गया, औरंगजेब लेकर के चला गया। तो अब अगला शासक कौन बनेगा, राजा राम बनेगा। ठीक है, तो अगला शासक जो बन रहा है भाई राजा राम बन रहा है। ठीक है ना, चलिए तो राजा राम अगला शासक बनते हैं यहाँ से। तो अब राजा राम का टाइम पीरियड 1689 से लेकर 1700 तक चलेगा। तो मुगलों के विरुद्ध इनका भी विद्रोह मुगलों के खिलाफ जारी रहता है, और मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम इधर उधर पलायन ही करते रहते थे। वो ये गद्दी में बैठे भी नहीं थे, मराठा की गद्दी में। ठीक है ना, सिंहासन में कभी भी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक, पूछेगा मराठा का कौन सा शासक रहा जो मराठा के सिंहासन पर बैठा ही नहीं था, तो यही थे राजा राम। 1688 में इसने सतारा को राजधानी बनाया। मुगलों की सेना के खिलाफ विरोध में 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती। इनकी पत्नी थी ताराबाई। संभाजी की मृत्यु के समय इनके पुत्र, अब इनकी जब मृत्यु होती है इनके पुत्र 4 साल के होते हैं। तो अब 4 साल का पुत्र उतना अनुभवी है नहीं, वह बच्चा है, तो इसीलिए जो अब उधर साहू क्या है, जो संभाजी का पुत्र, वो लोग को तो गिरफ्तार करके रखा हुआ औरंगजेब। तो अगला मराठा का शासक कौन बनेगा, तो इनकी जो पत्नी होती है ताराबाई, वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को शिवाजी दित्य को, ठीक है ना, इनके जो पुत्र होते हैं शिवाजी दित्य को मराठा का अगला शासक घोषित करते हैं, और उनका संरक्षिका वो खुद बनती है ताराबाई। ठीक है, मतलब नाम मात्र के शिवाजी दित्य को मराठा शासक बनाते हैं, और पूरा का पूरा प्रशासन मराठा का कौन देख रही होती है, ताराबाई देख लेती है, यानी कि राजा राम की वाइफ शिवाजी दित्य की संरक्षिका बनकर मुगलों के खिलाफ, फिर ये भी मुगलों के खिलाफ संघर्ष करती है। तो अब अगला शासन हम लोग देखेंगे शिवाजी दित्य और ताराबाई का 1700 से लेकर 1707। अभी मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब है। 1707 में अब इसमें औरंगजेब की मृत्यु होगी। ठीक है, तो ताराबाई के शासनकाल में देखिए ये भी क्या करती है, इन सारे किलों को अपने अधीन कर लेते हैं, मुगलों से छीन लेती है। जो मुगल ले लेते हैं किससे भाई, मराठों से ले लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये आपसे बहुत है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पूछेगा कौन कर रहा था। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, इस समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा, ताराबाई। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनेगा वो बनेगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ये देख रहा है कि जो मराठा में जो शासन कर रहा है अभी कौन कर रही है, ताराबाई। नाम मात्र के शिवाजी दित्य है मराठा के शासक, लेकिन कर रही है शासन ये, और ये कोई पैसा वगैरह मुगल को तो दे रही है नहीं टैक्स। तो भाई इसने ये देखा कि बहादुर शाह प्रथम ने ये देखा कि हमारे अधीन जो है कौन है भाई, जो छत्रपति साहू जो है, यानी कि संभाजी के पुत्र को हमने कैद करके रखा। तो इनको क्या किया भाई कि हम इनको रिहा कर देते हैं। इनको रिहा करने से क्या होगा, जो मराठा में जो ताराबाई जो शासन कर रही है और ये साहू अब आपस में अपने आप में लड़ जाएंगे अगला शासक बनने के लिए। और दूसरा, इनकी जो रिहाई कर रहे हैं साथ में, इनके साथ ये बोल करके रिहाई कर रहे हैं आपको कि आप इसके बदले हमें सालाना कुछ ना कुछ टैक्स देंगे। तो इससे हमारा जो टैक्स आना बंद हुआ मराठा से, ये भी आना शुरुआत हो जाएगा। तो अब अगला जो
आपका ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब की जो मृत्यु होगी यहाँ पे, इनके मृत्यु के बाद, अच्छा एक याद रखिएगा, जो ताराबाई थी इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो अब इनकी मृत्यु होने के बाद, किसकी, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो अगला मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम, तो अब ये क्या करेंगे, साहू को रिहा कर दिए हैं, तो साहू और ताराबाई के बीच में क्या होता है भाई, एक युद्ध होगा, ठीक है। तो यहीं पे अगला फिर जो मराठा का शासक बनेगा वो छत्रपति साहू महाराज बनेंगे। 1707 से लेकर 1749 तक का टाइम पीरियड चलेगा ये, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इनके बारे सारी चीजों को देखते हैं। तो देखिएगा, इसने अपनी राजधानी रायगढ़ के सतारा को स्थानांतरित किया। छत्रपति साहू ने क्या किया, रायगढ़ से सतारा शिफ्ट कर लिया राजधानी। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुगलों को कैद से रिहा किया। मराठा साम्राज्य के जो शासक बनने के लिए साहू और शिवाजी द्वितीय यानी कि ताराबाई के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, याद रखिएगा। 1707 में उस युद्ध को कहा जाता है खेड़ा का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने यही बनेंगे पेशवा फिर, ठीक है ना। छत्रपति साहू इनको ही पेशवा बनाएंगे और अपना पूरा अधिकार इनके ही, यानी कि मराठों का पूरा अधिकार शासक जो देख रहे होता था वो पूरा पेशवा देखेगा। तो अब इसको मराठा का शासक बनाने में मदद कौन करता है, बालाजी विश्वनाथ करते हैं, ठीक है। तो ये खेड़ा का युद्ध याद रखिएगा 1707 में होता है, किसके बीच में, साहू और शिवाजी द्वितीय या फिर ताराबाई उनकी माता जो थी, ठीक है। और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में जो बालाजी विश्वनाथ इनकी मदद करते हैं और छत्रपति साहू को क्या किया जाता है भाई, मराठा का शासक बना दिया जाता। अगला मराठा शासक साहू बना और छत्रपति साहू महाराज के नाम से, ठीक है। अब देखिए ये जो इनका टाइम पीरियड है छत्रपति साहू महाराज का 1707 से लेकर 1749 तक, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 1707 से लेके जो 1749 तक इनका जो टाइम पीरियड चलता है इसको यहाँ पे समझेंगे। देखिए, तो 1707 से लेकर के, यानी कि जो छत्रपति साहू जो महाराज है इनका टाइम पीरियड कब से है, 1707 से लेकर 1749 तक। तो इसको दो भाग में हम लोग तोड़ेंगे, एक होगा 1707 से लेकर 1713, ठीक है, और एक होगा आपका 1713 से लेकर 1749 तक, ठीक है। एक हो गया आपका 1707 से लेकर 1713। तो ये जो फेज आप देख रहे हैं 1707 से लेकर 1713 वाला जो फेज है, इस ईस्वी तक छत्रपति साहू महाराज के द्वारा शासन किया गया। लेकिन 1713 के बाद से इन्होंने एक नई नीति अपनाई, पेशवा पद की शुरुआत की। देखिए पेशवा पद तो चल ही रहा था अष्टप्रधान से ही, ठीक है। अष्टप्रधान को नष्ट कर जरूर दिया था संभाजी, लेकिन पेशवा पद तब से ही चल रहे थे, इसलिए पहला पेशवा याद रखिएगा त्र्यंबक पिल्ले कहलाएगा, आप याद रखिएगा। और इसने ये नई नीति में ये कहा कि जो मराठा शासक होंगे अब वो नाम मात्र रहेंगे, ठीक है। सारा प्रशासन अब कौन देखेगा, पेशवा देखेगा। ये थी इनकी नई नीति, ठीक है। तो 1713 में साहू ने अपना प्रथम पेशवा, तो याद रखिएगा साहू ने अपना प्रथम पेशवा किसको बनाया, ये पूछेगा तो बालाजी विश्वनाथ। इनको क्यों बनाया, क्योंकि यही बालाजी विश्वनाथ है जिसने क्या की थी, इनको मदद किया था खेड़ा के युद्ध में और इसको अगला मराठा का शासक भी बनाया था छत्रपति साहू को। इसलिए इनको पहला पेशवा छत्रपति साहू महाराज अपना बनाते हैं। और यहीं से अब क्या होगा, मराठा का जो शासक है वो अब नाम मात्र के रहेंगे, यानी कि जो छत्रपति साहू है वो नाम मात्र के, अब सारा चीज जो देख रहा होगा प्रशासन वो पेशवा देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ। अब केवल ये याद रखेगा वर्ना की जो संधि 1731 में शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू के बीच में होता है। अब उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये फेज यहाँ से हम लोग पेशवा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसको पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं भाई, ये सारी चीजों को यहाँ से। देखिए अब आपने क्या खत्म कर लिया है इसको भी समझ लेते हैं, समझते हुए चलिए क्या क्या आपने खत्म भी कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने मराठा शासकों को बताया था कि 3 फेज में पढ़ेंगे। तो ये फाइनली आपने शिवाजी के बारे देख लिया, शिवाजी के सारे उत्तराधिकारी को देख लिया, कौन कौन से, संभाजी को देखा, राजा राम को देखा, शिवाजी द्वितीय ताराबाई को देखा और छत्रपति साहू महाराज को देखा। और यही छत्रपति साहू महाराज 1713 से पेशवा पद की शुरुआत करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सारे पेशवा के बारे में, ठीक है। अब इसको अध्ययन करेंगे, फिर अंग्रेजों के साथ जो युद्ध होगी मराठा का उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब फटाफट, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर बचा हुआ। तो वर्ना की संधि क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लिया जाए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो वो सब, ठीक है। यहाँ पे चलिए भाई ये सब यहाँ से हटा लिया जाए, थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो पेशवा देखने वाले, ठीक है। पेशवा के बारे में अब हम लोग अध्ययन करने वाले होंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने बहुत फास्ट वे में चीज़ों को खत्म किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना डेप्थ में जाकर के ये चैप्टर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में एक सवाल तो बनेंगे ही भाई। तो खैर चलिए अब इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं। अब पेशवा शासक, अब देखिए पेशवा जो शासक पद होगा वो वंशानुगत यानी अनुवांशिक है, यानी कि जो अगला पेशवा जो है उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र ही अगला पेशवा बनेगा। तो पहले पेशवा यानी कि पहले पेशवा मतलब कि छत्रपति साहू ने अपना पहला पेशवा किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक ये रहेंगे, ठीक है। अब इस समय मराठा का शासक कौन है, छत्रपति साहू महाराज है भाई, लेकिन नाम मात्र। अब सारा कुछ ये देखेगा पेशवा ही। इन्होंने एक संधि की थी, ट्रीटी
ऑफ दिल्ली। और ये संधि किसके साथ की थी, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सैयद बंधु ने किया था, बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था। और इसमें क्यों हुआ था, जो मुगल बादशाह फर्रुखशियार थे उनको मरवाने के लिए संधि की गई थी। ठीक है, फाइनली 1719 में फर्रुखशियार की मृत्यु हो जाती है। और इस संधि के दौरान जो मराठा के जो शासक थे या फिर जो पेशवा थे उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। इसीलिए ये जो ट्रीटी ऑफ जो दिल्ली हुआ है इसको कहा जाता है मराठों का मैग्ना कार्टा भी, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और फाइनली 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अगला जो पेशवा बनेंगे बाजीराव प्रथम। ठीक है, वही बाजीराव जो बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है इन्हीं के नाम पे पूरा स्टोरी है। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1720 से लेके 1740 में अभी मराठा शासक कौन है भाई, अब आपको समझ में आ रहा होगा, छत्रपति कौन है भाई, शाहू महाराज ही है। ठीक है ना, चलिए इस मराठा साम्राज्य, इसे क्या कहा गया है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। पहले हो गया शिवाजी, अब इसको द्वितीय संस्थापक और इनको लड़ाकू पेशवा इसलिए कहा गया था क्योंकि इसने मराठा साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। जैसे कि कोल्हापुर क्षेत्र में को मराठा साम्राज्य में मिलाया, एमपी को, गुजरात को, उड़ीसा तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था और कई सारे लड़ाई भी की थी, इसलिए इनको लड़ाकू पेशवा और द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजीराव जो प्रथम थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। ठीक है, जो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, इसलिए अब जो पद थे मैंने बता दिया वंशानुगत हो चुका है। 1724 में इन्हीं के काल में एक युद्ध होगा, सक्कुड़ खेला का युद्ध। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। अब पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन, दरोगा जैसे एग्जामिनेशन देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और दक्कन के जो सूबेदार थे मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच होता है। समझिए ये युद्ध पूछेगा, सक्कुड़ खेला का युद्ध कब हुआ था, 1724 में किसके बीच, जो दक्कन के जो सूबेदार थे मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच होता था। और इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत होती क्योंकि इसकी मदद कौन करता है, बाजीराव प्रथम मदद करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी मदद करते हैं बाजीराव प्रथम। और फिर यही बाजीराव प्रथम इसी के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण भी कर देगा। जो फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद थे और वो युद्ध कहलाता पालखेड़ा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेबल, दरोगा, जीडी, ग्रुप डी जैसे एग्जामिनेशन के लिए 1729 में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ये निजामुल मुल्क उसी के ऊपर आक्रमण करता है जो सक्कुड़ खेला में इसकी मदद करता है, समझ में आया। और फाइनली बाजीराव प्रथम की इसमें जीत होती है। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, सीव गांव की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये संधि के बारे में। इस संधि के तहत हैदराबाद के जो निजाम थे, पूछा जाता है किस संधि के तहत हैदराबाद के निजाम ने मराठों के चौथ और सरदेश मुल्की को स्वीकार किया था देना, यानी कि मराठों को अब हैदराबाद टैक्स देना स्वीकार करती है इसी शिव गांव की संधि से। इस प्रकार दक्कन में भी अगर आप देखें तो मराठा एक सुप्रीमेसी एक्वायर कर चुकी थी, यानी सर्वोच्चता स्थापित कर चुकी थी। फाइनली 1740 में पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है। इसके बाद इसी के इनके जो दत्तक पुत्र होते हैं, अगला पेशवा बालाजी बाजीराव बनेंगे। और एक पॉइंट याद रखिएगा, 1737 में पेशवा बालाजी ने ही यही थे जो दिल्ली तक जीत लिया था, अपना मराठा साम्राज्य को फैला लिया था, केवल लाल किले को ये जीत नहीं पाते। ठीक है, अब अगला जो पेशवा बने बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761। और इन्हीं के समय 1749 में छत्रपति साहू की मृत्यु होती है। इस मराठा जो शासक थे छत्रपति साहू की मृत्यु होती है। इनको नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, ये बालाजी द्वितीय भी कहते थे। इनके ही शासन मराठा साम्राज्य का और भी बहुत अधिक विस्तार होता है। और मराठा ये भी इंपॉर्टेंट है, मराठा सरदारों का परिसंघ। मराठा सरदारों का परिसंघ जैसे कि देखिए कि मराठा बहुत सारे क्षेत्र में फैला होता है। जैसे इंदौर का जो प्रमुख होता था मराठा सरदार को होलकर कहा जाता, ग्वालियर है उनके प्रमुख को सिंधिया कहा जाता था, नागपुर के जो प्रमुख सरदार उसको भोसले कहा जाता, ग्वालियर बड़ौदा जो है उनके प्रमुख को गायकवाड़ कहा जाता था। और मेन जो पेशवा होता था वो पूना में बैठता था, जो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, तो यही मराठा सरदारों का परिसंघ है। अब ये सब जो मैंने बताया भाई, सब बहुत डिटेल डिस्कशन करके मैंने समझाया है। और यहाँ पे याद रखिएगा एक संगोला की संधि। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये एग्जाम में कि संगोला की संधि कब हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी। 1750 में बालाजी और राजाराम द्वितीय के बीच में होती है। और इसके बाद ही पूरा पेशवा के अधीन पूरा का पूरा मतलब अधिकार आ जाता है। और इसी संगोला की संधि के तहत, ठीक है ना, क्या जो सरदार है भाई, ये सारा का सारा जो अधिकार पूना के पेशवा को दे देते हैं। ठीक है, ये सारा कार्यभार है। और ये लोग जो है अपना सारा का सारा रिपोर्ट क्या करेंगे भाई, पूना के पेशवा को देंगे। ठीक है, और ये नहीं देते हैं, फिर इसके बाद इन लोगों के बीच में होता है युद्ध, जो पेशवा को ही जो मराठा सरदार है मृत्यु कर देते हैं। ये सब खैर आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 14 जनवरी 1700 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का एक शासक था, ठीक है, जिसने पंजाब में अपना एक प्रतिनिधि तैमूर शाह को नियुक्त कर दिया जाता है। और मराठा के शासक क्या करते हैं, उस तैमूर शाह को हटा देता है। इस कारण अहमद शाह अब्दाली को जब ये बात पता चलती है तो अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना लेकर के हरियाणा के पानीपत में पहुंचती है। और इधर से मराठा, क्योंकि दिल्ली पे अब सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य को वो लोग टैक्स दे रहे थे मुगल बादशाह, इसलिए अब मराठों के बीच युद्ध होती है।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इस समय नेतृत्व कौन कर रहा था मराठा सेना का? सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, और बालाजी बाजी का राव का पुत्र जो थे विश्वास राव कर रहे थे। लेकिन ये युद्ध एकमात्र ऐसी युद्ध थी, इस युद्ध में ना तो अब्दाली जीता है ना ही मराठा जीता, क्योंकि मराठा के जो बाजीराव जो पुत्र थे, बाजीराव जो प्रथम बालाजी बाजीराव जो थे इनके पुत्र जो थे विश्वास राव, इनके जो भतीजे थे सदाशिव राव, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी सदमे में इन बालाजी बाजीराव की भी क्या हो जाती है? 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए इधर मराठा भी कमजोर, मतलब इनके मेन पेशवा भी मर गए हैं। अहमद शाह अब्दाली का भी काफी नुकसान हो जाता है, इनकी सेना ऑलमोस्ट सारी खत्म हो जाती है, वो वापस लौट जाते हैं ईरान। और ये एकमात्र ऐसा युद्ध है पूरे इतिहास में है कि युद्ध जो डिसाइड करता था कि अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि जो युद्ध को जीता वही राजा बनता था। एकमात्र ऐसा युद्ध है ये डिसाइड किया कि अगला राजा कौन नहीं बनेगा, ना तो अहमद शाह अब्दाली बनाएगा ना ही मराठा शासक। लेकिन इसके बाद ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, अब इस पे बहुत डिटेल स्टोरी है। उसमें ही आता है जो नाना फडणवीस भी एक प्रमुख सेनापति के रूप में यहाँ पे अपना रोल देते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। और इसी से आप समझिए कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठा की हार होती है, और यहीं से 1761 के बाद जो बक्सर का युद्ध, क्योंकि अभी तक अंग्रेज भाई पावरफुल नहीं है, वो तो षड्यंत्र करके युद्ध कर जीत रहा था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 65 इलाहाबाद की जो संधि की है। लेकिन यहाँ पे मराठा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अगला जो पेशवा बने माधवराव, अभी तक सिस्टम ठीक ठाक चलती है, लेकिन इनके मृत्यु के बाद अगला पेशवा माधव नारायण 1772 से 1796 तक, इन्हीं के समय में पहला एंग्लो मराठा वार होगा। और अंतिम पेशवा है भाई बाजीराव द्वितीय। तो यहां से अब क्या होगा? डाउनफॉल मराठा साम्राज्य का। और अंग्रेज अब यहीं से देखिए, जो अंग्रेजों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल और दक्षिण भारत में इसी पानीपत, तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद इनको अपनी सत्ता को मजबूत करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब इसी में रघुनाथ राव आप देखेंगे, जो आपके माधवराव नारायण जब बनेंगे इनको पेशवा, तो इनके ही मतलब इनके चचेरे भाई जो रघुनाथ राव है इनके ऊपर आक्रमण कर देगा। लेकिन बाकी जितने भी मराठा सरदार थे वो चाहते थे कि अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बने, इसलिए वही रघुनाथ राव जो भतीजा होता है वो चला जाता अंग्रेजों के पास। और फाइनली अब यहाँ पे अंग्रेज देखते कि अब मराठा अपने में ही लड़ रहे हैं, और अब जो मराठा के जो देखा जाए कि एक शासक सेनापति रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ आ चुके हैं, तो इनके साथ अब अंग्रेज अधीन संधि करता है। और फिर अब अंग्रेज देख रहा है कि अब मराठा कमजोर पड़ चुका है, अब अंग्रेज मराठा के बीच में अब युद्ध होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे आंगल मराठा युद्ध। तो अब देखिए कैसे चीजों को अब हमने यहाँ तक खत्म कर दिया भाई, देखिएगा, यानी अब आप यहाँ पे इस चीज को भी आप समाप्त कर दिए, पेशवा सारे पढ़ लिए हैं। अब आंगल और मराठों के बीच की जो युद्ध है, अब आप समझ रहे हैं कि अब मराठा जो साम्राज्य कमजोर पड़ चुका है, अब इनके बीच के 3 युद्ध को अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब उसको भी हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है युद्ध। और बस समाप्त है, एक इंपॉर्टेंट ये संधियां देख लीजिएगा, ठीक है। सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, पूना की संधि। कब हुई सूरत की संधि? 1750 रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। यही रघुनाथ राव जो आपके माधवराव के भाई चचेरे भाई, अब ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के संधि कर लेते हैं, ठीक है। अब यहीं से तो अंग्रेज मतलब अपनी मजबूत स्थिति दक्षिण भारत में बना लेगा, और फिर मराठा साम्राज्य में अब एंट्री करेगा, उनको लड़ाई करने के साथ में वो लोग मतलब मराठों के साथ लड़ाई करना शुरुआत करेंगे, ठीक है। सालबाई याद रखिएगा, सालबाई कहाँ भाई पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे एक मैंने संगोला की संधि, ये आपका पूछा गया, संगोला कहाँ? तो महाराष्ट्र में है भाई। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि 1802, और यही बेसिन की संधि से सहायक संधि पर मराठा के शासक जो थे उन्होंने क्या किया था भाई? सहायक संधि को स्वीकार किया था, और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य यहीं से समाप्त होता। पूना की संधि 1807 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, पेशवा पद समाप्त। अब तीनों युद्ध देख लेते हैं कब कब हुआ था। इस समय देखिए इंपॉर्टेंट कब है कि कब हुआ, पेशवा कौन थे उस समय, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, यही मेन है, ठीक है। तो चलिए पहला अंग्रेज और मराठा का बीच जो युद्ध हुआ वो 1775 से 1782 में हुआ था। उस समय पेशवा माधवराव नारायण थे, और इस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। और 1782 में ये पहला एंग्लो मराठा हुआ, सालवाई की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। चलिए, क्योंकि इसमें देखिए अभी भी अंग्रेजों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मराठा इतनी अच्छी कि मराठा लास्ट में फाइनल कर मानता है कि सलवाई की संधि करके कि चाहे हमें कोई मतलब नहीं है, अगला पेशवा कौन बनेगा वो आप लोग ही देखिए, ठीक है। अभी तक भी मराठा बहुत मजबूत था, लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। दूसरा एंग्लो मराठा वार से 1803 से लेकर 6 में पेशवा थे, इस समय बाजीराव द्वितीय, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, और इस समय मराठा परिसंघ जो थे सहायक संधि। देखिए मराठा परिसंघ वही जो मराठा सरदार इंदौर के हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे आपका गुजरात का हो, या फिर आपके इंदौर हो या पूना के जो पेशवा थे, ये सारे क्या कर लेते? सहायक संधि को स्वीकार कर लेते, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में शुरुआत की थी। और तीसरा एंग्लो मराठा वार जो 1817 से 1818 में होगा,
पिंडारियों का इसमें दमन होता है, ये सब खैर आपको उतना डिटेल नहीं जाना। इस समय पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय अंतिम जो थे, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग था, और पेशवा पद यहाँ से समाप्त होता है। अब देखिए ये मैं आपको याद यहाँ पे करा दे रहा हूँ, तो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारन, यानी कि यहाँ पे आपको वारंट किया गया था, ठीक है, वारंट दिया गया था भाई कि अब आप तैयार रह जाइएगा जलने के लिए, तो लॉर्ड वेलेस्ली, और आप नहीं तैयार हुए, जल गए, इसलिए वो हंसने लगे हेस्टिंग, ठीक है। तो ये होता मराठा साम्राज्य की समाप्ति, पूरी तरह से मैंने समाप्त भी कर दिया, रिवाइज करा दिया भाई। अब इससे ज्यादा डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएगी, और मैंने पहले किया, ये एक वन शॉट वीडियो है, कैप्सूल के माध्यम से मैंने कोशिश की सारी चीजें दें। अब देखिए इसको मैंने समझाया, तो मैंने यहाँ मेंशन किया था जेपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लेकिन वही बात है, अब आप कांस्टेबल जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने देखिए ये सब चीजें मैंने आपको करवाया ही नहीं, ये सब नहीं हो गया। या फिर आप एंग्लो मराठा वार जो मैंने अभी बस यही 3 चीजें बोल करके ही खत्म कर दिया, जिसमें बहुत डेप्थ है, फिर मराठा परिसंघ, ये सब बहुत डिटेल थी चीजें, ठीक है ना। खैर वो सब जेपीएससी बैच में मैंने कराया है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कैप्सूल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो पूछते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, तो ये एप्लीकेशन है, और भाई देखिए कंटेंट कंसेप्ट के साथ ही यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं कि वन लाइनर का फॉर्म में चीज़ें उड़ा दी जाएगी। आज भी आप देखे होंगे हर एक चीज़ को मैंने समझाया, और मराठा साम्राज्य को मैंने बताया कि 3 भाग में तोड़ करके पढ़ेंगे, ये दूसरा भाग में पेशवा देखें, तीसरा भाग में ये तीनों युद्ध को देख करके हमने मराठा साम्राज्य, देखिए एक साथ हमने क्या चीज़, पूरा मराठा साम्राज्य भी खत्म कर लिया, और अंग्रेजों के साथ जो युद्ध थी उसको भी मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।